दीवानापन। नैना की सारी बातें सुन जन्नत को अब कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद से कहा, वो चाहे कोई भी हो, उसने मेरे वीडियो एडिट को रिजेक्ट किया है, जबकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट जब मैं अपने डैड को दिखाती हूँ वो भी मेरी बहुत तारीफ करते हैं। पता नहीं वो कौन सा लॉर्ड गवर्नर है जो इस तरह से मेरे वीडियो को रिजेक्ट कर दिया। मैं एक बार उससे जरूर मिलना चाहूंगी। ये कहते हुए उसने फिर नैना को देखकर कहा, नैना क्या तुम मुझे बताओगी कि उससे मैं कैसे मिल सकती हूँ? ये सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस जन्नत सूर्यवंशी, आप खुद ही इतनी बड़ी खानदान की बेटी है। आपको अगर उससे मिलना है तो आप अपने डैडी से कह दीजिए, वो तो आपको पल भर में उससे मिला देंगे। ये सुनकर जन्नत ने उसे हल्के से मारते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता ना कि मैंने कभी अपने डैड के सूर्यवंशी खानदान का इस्तेमाल नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि सभी मुझे उस नजरिए से देखें कि मैं सूर्यवंशी खानदान की बेटी हूं तो मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे हमेशा से गरीबों से और छोटे लोगों से एक लगाव रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी उनमें से ही थी। ये सुनकर नैना ने मुंह बनाकर कहा, तुम दुनिया की पहली ऐसी अमीर बेटी हो जो ऐसी बातें कर रही हो, वरना आजकल की जो अमीर घर की बेटियां होती है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई होती है। उन्हें से पार्टी करने से मतलब होता है और अपने खानदान के पैसे उड़ाने से मतलब होता है, लेकिन तुम सबसे डिफरेंट हो। पता नहीं तुम ऐसी क्यों हो। तुम्हारी जगह में होती तो मैं तो जमकर शॉपिंग करती, पार्टी करती और खूब पैसे उड़ाती। उसकी ये सारी बातें सुनकर जन्नत ने गहरी सांस ले लिया और बोली, मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। ये सुनकर फिर नैना चुप हो गई, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो जन्नत से थोड़ा धीरे से बोली, वैसे जन्नत, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई वापस आने वाला है। जैसे ही जन्नत ने ये सुना वो एक पल के लिए खामोश रह गई। दूसरी पल उसके चेहरे पर एक डर आ गया और उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं उनसे कितना ज्यादा डरती हूँ। मैंने इतने सालों से उन्हें नहीं देखा, यहाँ तक कि मॉम डैड भी बहुत कम ही उनका जिक्र करते हैं, इसलिए तुम मुझसे उनके बारे में कुछ भी मत पूछो, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। ये सुनकर नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना। वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। अभी तक तो ज्यादा लोगों ने उसे देखा नहीं है, लेकिन वो बहुत डोमिनेटिंग और अट्रैक्टिव है। मैं चाहती हूँ कि आज की पार्टी में वो आए और मैं उससे मिलूं, लेकिन क्या वो मुझे देखेगा भी? क्योंकि उसके पीछे तो कितनी सारी लड़कियां पागल दीवानी होगी, पता नहीं वो सबके बीच मुझे देखेगा भी या नहीं। उसकी ये सारी बातें सुनकर जन्नत में मुंह बनाकर कहा, यू नो वॉट, मुझे नहीं पता कि भाई का नेचर कैसा है, कैसा नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों से उनसे मिली नहीं हूँ। आज तक वो इस घर में नहीं आए और जब कभी मैं डैड से भाई का जिक्र भी करती हूँ तो डैड कहते हैं कि फैमिली के रूल के हिसाब से वो जब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे और बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे तभी घर आएंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने मॉम से सुना है कि उनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने बिजनेस भी सेटअप कर लिया है, और इसी बात से मॉम डैड की लड़ाई भी हो रही है, क्योंकि मॉम भाई को वापस बुलाना चाहती है, लेकिन डैड है कि अभी इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं रहे हैं। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि वैसा क्यों कर रहे हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर नैना ना समझी। मैं कहा, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम्हारे मॉम डैड का कोई लड़का है भी या नहीं, या फिर उन्होंने तुम्हारे भाई को ही गोद लिया था। ये सुनकर जन्नत उसे घुरकर देखने लगी और बोली, तुम कुछ भी बकवास करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर नैना ने फिर हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड अपने बेटे से ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो उनका खुद का बेटा ही ना हो। तभी तो इतने साल हो गए अभी तक वापस नहीं आए। मैं तो उन्हें एक बार जरूर देखना चाहती हूँ। वैसे अगर वो यहाँ वापस आए तो तुम मुझे अपने भाई से जरूर मिलाना। ये सुनकर जन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं उनसे जरूर मिलाऊंगी तुमको, लेकिन पहले मुझे मिल लेने दो, क्योंकि इतने सालों से मैंने उन्हें देखा तक नहीं है और मुझे उनसे कहीं ना कहीं डर लगता है। ये सुनकर नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, पर जहां तक तुमने बताया था कि तुम बहुत ज्यादा छोटी थी जब तुम्हारा भाई हॉस्टल चला गया था, तो फिर तुम्हें उससे डर क्यों लगता है? ये सुनकर जन्नत ने नासमझी में कहा, मुझे नहीं पता मुझे उनसे क्यों डर लगता है, पर मुझे उनसे डर लगता है। उसकी ऐसी बात सुनकर नैना फिर अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम्हारी बातें पता नहीं दुनिया के किसी इंसान को समझ आएगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। और बाय द वे, मैंने आज की पार्टी के लिए तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर दिया और इयररिंग्स भी सेलेक्ट कर दिया। अब तुम शाम के लिए रेडी हो जाना, मैं घर जा रही हूँ, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर हिला दिया और फिर नैना वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद जन्नत ने वापस से अपना फ़ोन उठाया और वो उस कंपनी के बारे में पढ़ने लगी। उसे कंपनी के बारे में पढ़ते पढ़ते जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, कम वक्त में ये कंपनी इतनी ज़्यादा सक्सेस कैसे हो सकती है?
वाकई इसका जो नया चेयरमैन है वो बहुत टैलेंटेड है और बहुत पावरफुल भी दिखाई दे रहा है। ऐसे इंसान से तो मुझे एक बार जरूर मिलना है। लेकिन नैना ने कहा कि वो ऐसे किसी से नहीं मिलता और मैं अपने डैड की पावर का यूज़ नहीं करना चाहती। मैं क्या करूं? मैं कैसे मिलूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी वो सब कुछ सोच रही थी कि तभी भावना कमरे में आते हुए बोली, बेटा क्या नैना ने तुम्हारी हेल्प की ड्रेस सेलेक्ट करने में? भावना की आवाज़ सुनकर जल्दी से जन्नत ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुस्कुराकर बोली, यस मम्मा, उसने सेलेक्ट कर दिया और वो चली गई। ये सुनकर भावना मुस्कुराए और बोली, बेटा फिर आज रात अच्छे से रेडी होना, ठीक है? तुम्हारे डैड ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, चारों तरफ के इंसान आ रहे हैं, मिनिस्टर, सेलिब्रिटी और बिजनेस टाइकून्स भी, और उन सब में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा होगा। गॉट इट? ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए जन्नत ने कहा, शो मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके और डैड के सर को नहीं झुकाऊंगी और बहुत अच्छे से रेडी होंगी, इतने अच्छे से कि लोग मुझे देखते रह जाएंगे। ये सुनकर भावना ने तुरंत घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें इतना भी खूबसूरत नहीं लगना, वरना तुम्हें नज़र लग जाएगी और फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे बहुत मुश्किल होती है तुम्हारी नज़र उतारने में, क्योंकि सब तुम्हें नज़र लगा कर चले जाते हैं, इतनी खूबसूरत जो हो, इसलिए थोड़ा कम तैयार होना, लेकिन सलीके से होना। ये सुनकर अब जन्नत हंसने लगी। उसे हंसते देख भावना का मुंह बन गया। तभी जन्नत के दिमाग में कुछ आया और वो भावना से थोड़ा हिचकिचाकर बोली, वैसे मॉम, क्या आपकी भाई से कोई बात हुई? क्या भाई आज की पार्टी में आएंगे? ये सुनते ही अचानक से भावना के भाव बदल गए और वो तुरंत हिचकिचाकर बोली, बेटा रिधान के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारे डैड से बात किया था उसे बुलाने के लिए, पर तुम्हारे डैड ने कहा कि उनको भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आज की पार्टी में आ पाएगा, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। ये सुनकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। उसने न समझी में कहा, कैसा वादा? इसके जवाब में भावना ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोली, तुम मुझसे वादा करो कि अगर रिधान यहाँ आता भी है तो तुम उससे दूर रहोगी। ये सुनते ही जन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने ना समझी में कहा, क्या? लेकिन क्यों? वो तो मेरे भाई है ना, फिर मैं अपने भाई से दूर क्यों रहूंगी? मैंने तो उनके साथ मस्ती करने के बारे में सोचा था और मैं तो सोच रही थी कि कॉलेज के पहले दिन में उनके साथ ही जाऊं, आप ऐसे मन क्यों कर रही हैं? मैं जब नैना के भाई को उसके साथ मस्ती करते देखती हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है। तभी भावना ने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम बात नहीं समझ रही हो। सबके भाइयों में और तुम्हारे रिधान भाई में बहुत बड़ा फर्क है। तुम्हें नहीं पता, पर रिधान बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, और मुझे ये भी नहीं पता कि बचपन में उसे ऐसा क्या हुआ था जो वो तुम्हें अपनी बहन मानने से भी इनकार कर चुका था। ये सुनते ही अब जन्नत को एक झटका सा लगा और वो शॉक होकर बोली, क्या? ये आप क्या कह रही है, और ये बात आपने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? इसके जवाब में भावना ने उदासी के साथ कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पर तब रिधान के आने की कोई खबर नहीं थी, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रिधान आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें उसे लेकर वोन करना चाहती हूँ। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही तुम्हें अपनी बहन मानता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसकी बहन नहीं हो, तुम उसकी बहन हो, पर तुम कोशिश करना कि उससे दूर रहना, तुम ज़्यादा उसके आसपास भी मत जाना। अगर वो तुम्हें देख भी रहा तो तुम नज़रअंदाज कर देना, वैसे वो तो तुम्हें देखेगा भी नहीं क्योंकि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ बिल्कुल तुम बिल्कुल वैसे ही करना। ये सुनकर अब जन्नत की आंखें नम हो गई, वो खामोश थी। उसकी नम आंखों को देखकर भावना ने गहरी सांस ली और समझाते हुए बोली, बेटा तुम क्यों ऐसे उदास हो रही हो? देखो, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। अभी तक रिधान तुम्हारे साथ नहीं था तो तुम कितने अच्छे से जिंदगी जी रही थी। तुम समझ लेना कि रिधान तुम्हारे सामने है भी और नहीं भी, तुम वैसे ही जिंदगी जीना जैसे पहले जी रही थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और मैं अपने बेटे को भी अच्छे से जानती हूँ, इसलिए प्लीज़। आखिर में जन्नत ने अपना सर हिला दिया और बोली, ओके मॉम, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। उसकी ये बात सुनकर अब जाकर भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच बेटा, आप शाम तक अच्छे से रेडी हो जाना, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई तो वही जन्नत ने उन्हें जाते देख खुद से बोली, आखिर ऐसा क्यों किया रिधान भाई ने मेरे साथ? वो मुझे क्यों अपनी बहन नहीं मानते? आखिर मैंने क्या गलत किया उनके साथ? मैं तो उनकी सगी बहन हूं ना। इधर बैकयार्ड में गुस्से के साथ रमन ने कहा, नहीं नहीं, वो ना तो उस सूर्यवंशी खानदान की बेटी है और ना ही रिधान सूर्यवंशी की कोई बहन है। वो रमन सिंह की बेटी है, जन्नत मेरी बेटी है, आप समझ रहा है ना बॉस? आपको सुनाई दे रहा है ना, वो मेरी बेटी है। तन्मय ने रमन को समझाते हुए कहा, रमन तुम पहले शांत हो जाओ,
मुझे पता है कि वो तुम्हारी बेटी है और उसका हमारे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। भावना रिधान को अब बुलाना चाहती है और रिधान का भी मुझे कहीं कोई अता पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द आने वाला है और अब मैं उसे रोक भी नहीं सकता। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी सूर्यवंशी खानदान का वो वारिस है और वो मेरा खून है। मैं अपने खून को इतने वक्त तक खुद से दूर नहीं रख सकता, इसलिए मैं। लेकिन तभी रमन ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन आपको तो पता है ना कि वो मेरी बेटी को अपनी बहन नहीं मानता। बचपन में वो कैसे उसके साथ बिहेव करता था, और अगर फिर से उसने उसके साथ वही किया तब मैं क्या करूँगा। बताएं मुझे, क्या इसका जवाब है आपके पास? और अब तो जन्नत समझदार हो गई है, वो सवाल पूछेगी आप सबसे, आप सब क्या जवाब देंगे उसका। इससे अच्छा तो यही है कि आप उसे जाकर अभी सारा सच बता दीजिए। आप उससे कह दीजिए कि वो आपकी बेटी नहीं है और फिर उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा। कम से कम वो रिधान सर के गुस्से से तो दूर रहेगी। ये सारी बातें सुनकर तन्मय ने अब गुस्से के साथ कहा, जस्ट शट अप। ये सुनते ही रमन एकदम से चुप हो गया। कल आएगा जिसमें होगी एक जुनूनी मुलाकात। एपिसोड -11 अब आगे। लेकिन उसने दूसरे ही पल कहा, बॉस आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको समझ आ रहा है? आपका बेटा वापस आने वाला है। आपका बेटा मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो उसे देखना भी नहीं चाहता। तब तो वो दोनों बचपन में छोटे थे, तब रिधान सर ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। लेकिन अब दोनों ही समझदार हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि रिधान सर के अंदर कोई भी इंसानियत आई होगी, बल्कि वो इतने सालों में आपसे दूर रहकर और भी ज्यादा शैतान बन गए होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी मासूम सी बेटी पर कोई भी मुसीबत आए। उसकी ये सारी बातें सुनकर तन्मय ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जन्नत को लेकर बहुत परेशान हो। सच कहूँ तो मैं खुद भी उसे लेकर परेशान हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे बेटे की आदतें अच्छे से पता है। अगर मैं उसे पागल कहूँ तो कम नहीं है, लेकिन हम उसे यहाँ आने से मना भी नहीं कर सकते। वो मेरा वारिस है, इस सूर्यवंशी खानदान का इकलौता वारिस है वो। उसे यहाँ आना ही होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे पहले ही समझा दूंगा कि वो जन्नत से दूर रहे, और मुझे नहीं लगता कि वो जन्नत को परेशान करेगा, क्योंकि बचपन में बात अलग थी। अब वो बड़ा हो चुका है और काफी समझदार हो चुका है, यहाँ तक कि वो कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है। चारों तरफ उसका नाम है। वो जन्नत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे अपनी बहन समझे और उसे बहन की तरह प्यार दे। ये सुनकर रमन ने सार्कास्टिक होकर कहा, रिधान सर मेरी बेटी को अपनी बहन तो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूँ कि शायद वो मेरी बेटी को परेशान ना करें, क्योंकि बचपन में बच्चे दूसरे बच्चे को अपने माँ बाप के पास जाते देख जलन रखते हैं और गुस्सा करते हैं, पर शायद अब उनके अंदर समझदारी आ गई होगी। ये सुनकर तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ। तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो? अब आराम से अपनी बेटी की आज बर्थडे पार्टी एंजॉय करो। ये सुनकर रमन ने बस अपना सर हिला दिया। तन्मय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रमन ने खुद से कहा, बॉस मैं अभी के लिए आपकी बात पर यकीन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आगे चलकर मेरी नज़रों के सामने मेरी बेटी के साथ कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और फिर शायद हमारे बीच का 19 सालों का सच सबके सामने आ जाए। ये कहते हुए वो भी वहां से बाहर निकल गया। शाम हो चुकी थी और अब बर्थडे पार्टी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। बड़े से अग्निवंशी गार्डन को खूबसूरती से सजाया गया था। वहां मीडिया वालों को अलाउ नहीं किया गया था, क्योंकि भावना को मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी खुशियों में मीडिया की नज़रें नहीं लगवाना चाहती थी, इसलिए वहां मीडिया दूर दूर तक कहीं नहीं थी। लेकिन तन्मय ने अपने काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों को बुलाया था। वहां सेलिब्रिटी, मॉडल और मिनिस्टर्स भी आए हुए थे। इस वक्त पार्टी अपने जोरों शोरों पर थी। अंधेरी रात में चारों तरफ लाइटिंग थी और एक सूदिंग म्यूजिक चल रहा था। तन्मय और भावना कपल आउटफिट में खड़े सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। रमन भी सभी गेस्ट को अटेंड कर रहा था। तभी मिस्टर विप्लव, जो तन्मय के बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त थे, वो तन्मय के पास आते हुए बोले, मुबारक हो मिस्टर तन्मय, आपकी बेटी पूरे 19 साल की हो गई है, और तो और वो ट्वेल्थ में बहुत अच्छे नंबर लाई है। यहाँ तक कि उसने मेरी बेटी को भी अपनी पढ़ाई में पीछे कर दिया। तुम्हें तो उसके फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। वो इतनी समझदार और टैलेंटेड है कि आगे चलकर तुम्हारा बिजनेस आराम से संभाल लेगी। ये सुनकर तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच।
अपनी बेटी की तारीफ दूसरों के मुंह से सुनकर एक बाप का सीना फूल जाता है और आपने बिल्कुल ठीक कहा। आगे चलकर मेरी बेटी ही फिर आधा बिजनेस संभालने वाली है, इसलिए मुझे अपने बिजनेस की फिक्र नहीं है। लेकिन तभी भावना ने कहा, सॉरी पर उसे बिजनेस संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत अच्छी वीडियो एडिटर है और आगे चलकर वो बड़ी बड़ी कंपनी में एडिटिंग का काम करेगी। यही उसका सपना है और मैं अपनी बेटी के सपने को पूरा करना चाहती हूँ। ये सुनते ही तन्मय उन्हें गुस्से से देखकर बोले, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मुझे उसका ये सपना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी ऐसे छोटे मोटे काम करे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर भावना गुस्से से उन्हें घूरने लगी और फिर तभी विप्लव ने मुस्कुरा कर कहा, उसका फ्यूचर तो एक तरह से सेट है, लेकिन उसकी शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अचानक से शादी का जिक्र सुनकर भावना और तन्मय दोनों ही विप्लव को देखने लगे। तो वही रमन भी विप्लव को घूरने लगा। तभी तन्मय ने नासमझी में कहा, शादी से क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझ नहीं। इसके जवाब में विप्लव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें तो पता है कि मेरा बेटा लंदन में अपनी खुद की कंपनी संभालता है। तुम उससे मिलते हो और तुमने उसके साथ प्रोजेक्ट भी किया है। तुम्हें अच्छे से पता कि वो कितना टैलेंटेड है और मुझे भी एक टैलेंटेड बहू की तलाश थी, जो शायद तुम्हारी बेटी पूरी कर सकती है। इसलिए अगर फ्यूचर में तुम चाहो तो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सकते हो। ये सुनते ही तन्मय कुछ सेकंड तक पर विप्लव को देखता रहा और फिर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ये तो कितनी अच्छी बात कही आपने। मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए बहुत बेताब हूँ और मुझे आपका बेटा वाकई बहुत पसंद है। मुझे बहुत खुशी है। इसके जवाब में रमन तन्मय के पास आते हुए धीरे से बोला, बॉस ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कि जन्नत अभी शादी के लिए राजी नहीं होगी। तभी तन्मय ने धीरे से कहा, मैं कौन सा उसकी अभी शादी करवाऊंगा। फ्यूचर की बात हो रही है और अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, मुझे अच्छे से पता है। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, बल्कि वो लड़के से भी मिलेगी और मुझे ये भी पता है कि वो जब उस लड़के से मिलेगी तो जरूर उसको पसंद कर लेगी, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम और होनहार है। ये सब सुनकर रमन अब खामोश हो गया। पर तभी पार्टी के होस्ट ने कहा, अब हमारी बर्थडे गर्ल को भी बुलाया जाए। आखिर बर्थडे गर्ल ही गायब रहेगी तो पार्टी में रौनक कैसे आएगी? ये सुनकर तन्मय ने फिर भावना को देखकर कहा, जाओ जाकर जन्नत को देखो वो रेडी हुई या नहीं। उससे कह दो कि जल्दी से रेडी होकर आए, सभी यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर भावना ने अपना सर हिला दिया और वो वहां से अंदर की तरफ बढ़ गई। इधर जन्नत के कमरे का दरवाजा खुला। जन्नत अपने ब्लैक कलर के स्ट्रपलेस भारी भरकम गाउन को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए धीरे धीरे बाहर निकली। उस वक्त उसने बहुत ही न्यूड मेकअप कर रखा था और उस न्यूड मेकअप में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके कानों में लॉन्ग ईयरिंग्स थे और पैरों में हाई हील्स के साथ वो अपने गाउन को संभालते हुए चिढ़कर बोली, ये नैना ने भी ना पता नहीं कैसा गाउन सिलेक्ट किया है मेरे लिए। इतना भारी है कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं वहां गिर ना जाऊं और फिर मेरी बेइज्जती हो जाए और सब मुझ पर हंसने लगे। ये सब कहते हुए वो मुंह बनाते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी गहरी नज़रों से घूर रहा हो। ये महसूस करते ही जन्नत के कदम एकदम से अपनी जगह रुक गए। वो हॉल के बीच में आ चुकी थी। उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे ही खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। जन्नत अपना थूक गटकने लगी और धीरे से बोली, कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं है? शायद कोई नहीं होगा, सभी तो इस वक्त पार्टी में है, तो यहाँ कौन हो सकता है? ये कहते हुए वो जैसे ही धीरे धीरे करके पीछे मुड़ने को हुई, उसी वक्त वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई। ये देखकर जन्नत डर से चिल्लाई, कोई है? ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? प्लीज लाइट चलाए रामू अंकल, लाइट्स ऑन कीजिए। आपको पता है ना कि मुझे अंधेरे में डर लगता है, प्लीज लाइट ऑन कीजिए। लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक गर्म सांस का एहसास हुआ। वो सांस बहुत ही गहरी थी, जिसे एहसास कर जन्नत की रूह तक कहाँ कांप उठी। उसने बेहद डर भरी आवाज में कहा, कौन हो तुम? नैना कहीं तुम तो नहीं हो? तुम मुझे परेशान कर रही हो ना? तुम मेरे अंधेरे के डर का फायदा उठा रही हो ना? एक बार लाइट आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम रुक जाओ, देखो मुझे पार्टी में जाना है। मॉम 2 बार आ चुकी है मुझे बुलाने के लिए, प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। ये कहते हुए वो अंधेरे में ही इधर उधर अपने हाथ चलाने लगी, जैसे वो उस इंसान को दूर करने की कोशिश कर रही हो।
लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से कसकर जकड़ लिया और जन्नत की जोरदार चीख निकल गई। लेकिन तभी उसके कान में एक बेहद डरावनी आवाज आई, काफी बड़ी हो गई हो तुम और खूबसूरत भी। पर ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुमसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई मुझे। ये सुनते ही जन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई और इस वक्त उस इंसान ने जो उसे पीछे से जकड़ रखा था, उसे एकदम से झटके के साथ दूर झटक दिया। जन्नत लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर जा गिरी और उसी वक्त वहां की लाइट्स ऑन हुई और सामने का नजारा देखकर वो शॉक रह गई। कौन था वो इंसान? कहीं रिधान तो नहीं? एपिसोड -12। हॉल की लाइट्स ऑन हो चुकी थी लेकिन जन्नत ने जैसे ही चारों तरफ का नजारा देखा वो एक पल के लिए शॉक हो गई, क्योंकि वहां उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। जन्नत ने हकलाते हुए कहा, अभी अभी यहाँ कौन था? और वो मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगा? क्या कोई मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? नैना, ये तुम थी ना? देखो, अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरे सामने आ जाओ, इसलिए तुम मुझे डरा कर कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने मॉम डैड से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तुम हमेशा मुझे इसी तरह डराती हो, मेरे अंधेरे के डर का फायदा उठाती हो। ये कहते हुए जन्नत अब काफी गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि नैना जो हर बार उसके साथ अंधेरे में डर कर मजाक किया करती थी, इस बार भी वही ऐसा कर रही है, लेकिन उसे अपने शरीर में एक अलग ही सिरहन महसूस हो रही थी, जो उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो अभी भी शॉक होकर आसपास देख रही थी और फिर तभी वहां पर भावना की आवाज आई, जन्नत बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से वहां तुम्हारे डैडी और बाकी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से मेरे साथ चलो। भावना की आवाज सुनते ही जन्नत ने जल्दी से खुद को संभाला, लेकिन तब तक भावना उसके पास आ गई। भावना उसे देखकर ना समझी। मैं बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इसके जवाब में जन्नत ने जल्दबाजी के साथ कह, नैना कहाँ है? क्या वो यहाँ आई थी? ये सुनकर भावना ने कहा, नैना तो कब से गार्डन में तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है। इनफैक्ट उसने भी कहा कि अब तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए, लेकिन तुम नैना के बारे में क्यों पूछ रही हो? जन्नत ने जैसे ये सुना कि नैना तो बाहर थी, वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और उसने हकलाते हुए कहा, क्या कहा आपने? क्या नैना यहाँ एक बार भी नहीं आई थी? इसके जवाब में भावना ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, नहीं, वो एक बार भी यहाँ नहीं आए, लेकिन तुम ऐसी बातें इस वक्त क्यों पूछ रही हो? अभी तो तुम्हें बाहर चलना है और केक कट करना है, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। ये कहकर भावना मुस्कुराते हुए उसे लेकर अपने साथ बाहर निकल गई, लेकिन इस वक्त जन्नत के दिमाग में दुनिया भर के ख्याल चल रहे थे। उसने मन ही मन कहा, अगर वो इंसान नैना नहीं थी तो कौन था? जिस तरह से मेरे करीब आया और मुझे जमीन पर धक्का दिया, वो कौन हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहते हुए वो अब थोड़ा घबराने लगी, क्योंकि अभी भी उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक था और उसके कान में इस इंसान की वो गहरी आवाज घूम रही थी। लेकिन जब वो गार्डन में पहुंची तो वहां सभी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगे, जिन्हें देखकर जन्नत ने भी फिर खुद को संभाल लिया और मुस्कुरा कर बोली, डैडी ने तो वाकई पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी की है। इसके जवाब में भावना ने मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम इकलौती बेटी जो हो। ये सुनकर जन्नत प्यार से स्माइल करने लगी। रमन अपनी बेटी को दूर से देख रहे थे। अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर रमन की आंखें नम हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है और वो कितनी बड़ी हो गई है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि जिसे मैंने बचपन में गोद में खिलाया, वो मेरे सामने इतनी बड़ी होकर खड़ी है। तन्मय जो उनकी साइड में खड़े थे, वो भी जन्नत को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हम दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और इसे बहुत अच्छे से बड़ा किया है। आगे भी हम इसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर आएंगे। रमन ने भी इसके जवाब में अपना सर हिला दिया और फिर भावना जन्नत को लेकर वहां सबके सामने आई। जन्नत की खूबसूरती देखते ही वहां मौजूद सभी बिजनेस टाइकून और बिजनेस टाइकून के लड़के बस देखते रह गए। जन्नत सबसे अलग दिखाई दे रही थी। वो वाकई जन्नत से उतरी कोई अप्सरा दिख रही थी। नैना जन्नत को दूर से देखकर मुस्कुराकर बोली, जन्नत तुम तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी हो। नैना की आवाज सुनकर जन्नत ने नैना को देखा। एक बार फिर से उसके दिमाग में वो सारी बातें चलने लगी। उसने मन ही मन कहा, क्या मुझे नैना से इसके बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन जब मॉम ने बताया कि नैना वहाँ थी नहीं, तो वो मुझे कैसे डरा सकती है, और अगर मैंने नैना से इसके बारे में बात किया तो नैना जरूर भड़क जाएगी और वो यही कहेगी कि मैं उसे पर झूठे इल्जाम लगा रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी तन्मय ने प्यार से कहा, बेटा चलो अब केक कट करते हैं। ये सुनकर जन्नत ने फिर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया।
वहां मौजूद कुछ बिजनेस टाइकून के लड़के जन्नत के करीब आने की कोशिश कर रहे थे और उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जन्नत इस वक्त अपने में उलझी हुई थी। उसने उन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वहां कुछ लोगों में आपस में बातें होने लगी। कुछ लोग जन्नत को घमंडी और बड़े बाप की बिगड़ी औलाद बोलने लगे और ये सारी बातें जब रमन के कान में गई तो रमन गुस्से से उनके तरफ देखकर बोले, जन्नत मैडम को बड़े बाप की बिगड़ी औलाद और घमंडी कहना बंद कीजिए। आप सबको पता नहीं है, पर उन्हें गरीबों से बहुत प्यार है और वो अपने खाने का निवाला गरीबों को दे देती है, इसलिए उनके बारे में ऐसी बकवास मत कीजिए। रमन की बात सुनकर वहां सब फिर से चुप हो गए। तभी जन्नत ने तन्मय और भावना के साथ मिलकर केक कट किया और उसने सभी को केक खिलाया। जब वो केक का टुकड़ा लेकर रमन के पास पहुंची तो रमन की आंखें फिर से नम हो गई। जन्नत ने प्यार से कहा, रमन अंकल, आप हमेशा मुझे देखकर रोने क्यों लगाते हैं? क्या मैं आपको परेशान करती हूँ? उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर रमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोता नहीं हूँ बेटा, बल्कि तुम्हें हर साल इतने बड़े होते देख मेरी आंखें नम हो जाती है और ये खुशी के आंसू है। ये सुनकर जन्नत मुस्कुरा दी और बोली, बहुत हो गया रोना धोना, आप केक खाए। ये कहकर उसने रमन के मुंह में केक डाल दिया। रमन ने भी उसे केक खिलाया। इसके बाद सभी उस पार्टी को एंजॉय करने लगे। नैना जन्नत के पास आई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, तुम्हारे फ्रेंड्स कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। ये सुनकर जन्नत भी मुस्कुरा दी और भावना तन्मय से बोली, मॉम डैड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ, अब आप दोनों मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये सुनकर तन्मय और भावना दोनों ने ही मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और इधर नैना जन्नत को अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर गई। वहां ऑलरेडी 2 लड़कियां और एक लड़का मौजूद था। तभी उस लड़के ने जन्नत को देखकर कहा, जन्नत, तुमने इस बार कहाँ की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है? तुम आगे की ग्रेजुएशन कहाँ से करोगी? उसकी ये बात सुनकर जन्नत अभी कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही नैना ने उस लड़की को देखकर चिढ़कर कहा, तुम सब किताबी कीड़ा हो और अब जन्नत को भी बना रहे हो। एटलीस्ट आज उसका स्पेशल डे है, आज तो उसे पढ़ाई के लिए कुछ मत पूछो। उसकी ये बात सुनकर आदित्य फिर चुप हो गया और मुंह बनाते हुए बोला, ऑल राइट, मैं नहीं पूछ रहा। तभी जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं आदित्य, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किया है और मैं वही का एंट्रेंस एग्जाम दूंगी। अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ तो ठीक है, वरना मैं दूसरे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करूँगी। उसकी बात सुनकर आदित्य ने कहा, तुम्हें तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तुम चाहे दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ो, तुम्हें अगर एंट्रेंस ना भी देना हो तब भी तुम अच्छे से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकती हो। उसकी ये बात सुनकर जन्नत के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने दूसरे पल नाराजगी के साथ कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आदित्य ने कहा, देखो, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तो बस ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड इतने बड़े इंसान हैं, सूर्यवंशी खानदान इतना फेमस है, इसलिए अगर तुम सिर्फ अप्लाई करोगी तभी तुम्हें टॉप पर पहुंचा दिया जाएगा। पर हम जैसे जो एवरेज क्लास के लोग होते हैं उन्हें तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ता है। उसकी ये बात सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तक अपने डैड की वजह से पहुंची हूँ क्योंकि मेरे डैड मुझे सपोर्ट करते हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो 12th में टॉप किया वो भी मेरे डैड की वजह से हुआ है? इसके जवाब में आदित्य ने कहा, ऑफकोर्स मुझे तो यही लगता है और सिर्फ मुझे ही नहीं और भी सभी यही कहते हैं। इनफैक्ट पूरा स्कूल यही कहता है कि तुम जो कुछ भी अचीव कर रही हो वो खुद के दम पर नहीं बल्कि अपने सूर्यवंशी खानदान के दम पर कर रही हो। अब जन्नत से ये सब कुछ सुना नहीं गया। उसने दांत पीसकर कहा, आदित्य, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के निकलोगे। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यू आर माई फ्रेंड, अगर तुम मेरे बारे में ऐसी चीज सोचोगे तो मुझे फर्क पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी घटिया सोच मेरे लिए रखते हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अच्छा हुआ अपनी असलियत दिखाए। अब मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखूंगी। ये कहकर वो गुस्से से फ्लो के नीचे उतर आई तो वही आदित्य उसे जाते हुए घूरने लगा। तभी नैना ने उन दोनों को घूरकर गुस्से से देखकर कहा, क्या तुम सब पागल हो गए हो? तुम सबको पता है कि वो कौन है? अगर हम सब ने उससे दोस्ती तोड़ दी तो हमारे खर्च कैसे चलेंगे? वो हमें हमेशा ट्रीट देती रहती है और अगर इस तरह से वो नाराज हो गई तो हमारे खर्चों का क्या होगा? इसलिए चुपचाप चलो उसे सॉरी बोल दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने गुस्से से नैना को देखकर आदित्य ने कहा, तुम उसकी चमची हो पर मैं नहीं हूँ। जहाँ बात रही उसके ट्रीट देने की तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं अपने खर्च खुद संभाल सकता हूँ। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया और नैना ये सब कुछ देखकर बोली, तुम चाहे आओ या ना हो लेकिन मैं तो ऐसी मालदार दोस्त को नहीं खो सकती।
ये कहकर वो तुरंत पीछे पीछे जन्नत के चली गई। जन्नत की आंखों में आंसू आ चुके थे पर रोते हुए सीधे अब अंदर जाने लगी। लेकिन तभी पीछे से रमन ने उसे ठोकते हुए कहा, जन्नत बेटा कहाँ जा रही हो आप? रमन की आवाज़ सुनते ही जन्नत ने जल्दी से अपने आंसू को साफ किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, एक्चुअली अंकल मैंने बहुत मस्ती कर ली इसलिए अब ना रेस्ट करने जा रही हूँ, मैंने मॉम डैड से भी कह दिया है। जन्नत की ये बात सुनकर फिर रमन बोला, ठीक है अगर तुम्हें भूख लगी हो या कुछ भी खाना हो तो मुझे बता देना। ये सुनकर जन्नत ने स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया और वो अंदर चली गई। धीरे धीरे करके पार्टी भी खत्म हो गई। भावना और तन्मय भी अंदर हॉल में आए। अंदर हॉल में आते ही तन्मय ने भावना से कहा, भावना मुझे लगता है कि विधान जल्दी आने वाला है, तुम एक कम करो उसका रूम सेटअप करवा दो और याद रखना कि उसके रूम के आसपास वही नौकर जाए जो उसकी आदतों के बारे में जानते हो, वरना तुम्हें पता है कि वो कैसा है। ये सुनते ही भावना ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरा बेटा इतने सालों बाद आ रहा है, मैं उसके लिए कोई कमी नहीं रखूंगी। मैं अभी उसका रूम अच्छे से सेटअप करवाती हूँ। ये कहकर वो कुछ नौकरों से बात करने लगी। तन्मय वहां से चला गया। कुछ देर बाद जन्नत नीचे आई। वो सीधे किचन एरिया की तरफ गई। उसने रेफ्रिजरेटर ओपन किया और उसमें से चॉकलेट निकाली। चॉकलेट लेकर वो हॉल में आए और उसे कहते हुए भावना से बोली, मॉम आप इतनी तैयारी क्यों कर रही है, क्या हुआ? तभी भावना के हाथ में कुछ बैग्स थे और उन्होंने जब जन्नत की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से उस बैग को उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, जन्नत बेटा ये बैग जाकर तुम 4th फ्लोर पर रखाओ और याद रहे जल्दी से वापस आना और उस कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर देना। 4 फ्लोर का नाम सुनकर जन्नत ने न समझी में कहा, लेकिन क्यों? क्या वहाँ पर कोई रहने के लिए आ रहा है? उस वक्त भावना नौकरों के साथ कुछ जरूरी काम में भेजी थी, जिस वजह से उन्होंने जल्दबाजी के साथ कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुम वहाँ पर बस इस बैग को रखकर चली आना, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी मैं किचन में जा रही हूँ। ये कहकर वो नौकरों के साथ किचन में चली गई। तो वही जन्नत ने अपने हाथ में उस बैग को देखा और मुंह बनाकर कहा, ऐसा कौन आ रहा है जो मॉम 4th फ्लोर पर इस बैग को रखने की बात कर रही है? कुछ भी हो मैं अपना काम करके जल्दी से चली आती। ये कहकर वो सीधे 4 फ्लोर पर चली गई। जन्नत जब उस कमरे के बाहर पहुंची तो पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब सा एहसास होने लगा। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, यहाँ तक कि मेरा बचपन भी यही बीता, लेकिन जब भी मैं 4th फ्लोर पर आता हूँ तब मुझे एक अजीब सा डर लगने लगता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। ये कहते हुए वो उस कमरे का दरवाज़ा खोली और उस बैग को रखने के लिए टेबल की तरफ बढ़ गई, लेकिन वो टेबल पर जब उस बैग को रख रही थी तो उसकी नज़र एक बार रूम के चारों तरफ चली गई। रूम को देखकर जन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने शॉक्ड होकर कहा, ये इतना अजीब और डरावना रूम किसका हो सकता है? चारों तरफ के पर्दे काले हैं और तो और दीवारें भी डार्क पेंट में कलर्ड है। मॉम ने मुझे बताया भी नहीं किया किसका रूम है। शायद इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसे जल्दी से रख कर चली आऊँ, मेरा काम हो गया, अब मैं जल्दी से जा रही हूँ। ये कहते हुए वो जैसे ही पीछे जाने के लिए मुड़ी, अचानक उसका सर किसी के सीने से टकराया और वो एकदम से अपना सिर पकड़कर धम से जमीन पर जा गिरी और दर्द में बोली, आउच, मुझे लग गई। ये कहते कहते उसने जैसे अपने सर को ऊपर उठाया और सामने खड़े शख्स को देखा। वो एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई।